नमस्कार। हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर 3 वीडियो मेरे आ चुके हैं। यह चौथा वीडियो है। प्रथम वीडियो में नाटक शब्द की उत्पत्ति, द्वितीय में हिंदी नाटक के उद्भव में भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान, तृतीय में भारतेंदु हरिश्चंद्र के समकालीन अन्य नाटककारों का योगदान, और ये चतुर्थ वीडियो में मैं प्रसाद युगीन हिंदी नाटकों पर मैं विचार करूँगा। हिंदी साहित्य के अंतर्गत नाटक विधा के विकास में प्रसाद युग हिंदी नाटक साहित्य का एक स्वर्ण युग कहा जा सकता है। इस विधा को जयशंकर प्रसाद ने एक अलग गरिमा प्रदान की थी। यह युग अन्य भाषाओं के नाटकों की जो शैली रही थी उससे बिल्कुल अप्रभावित रहा था। इस युग में नाटककारों ने अपनी एक अलग ही शैली विकसित की थी। जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के साहित्यकार रहे हैं। इनके नाटकों पर भी छायावादी युग का एक प्रभाव है। इस युग में नाटक विधा एक स्वतंत्र विधा के रूप में प्रस्तुत हुई है। उससे पूर्व जो हिंदी नाटक लिखे गए थे वह ज़्यादातर अनुदित थे, लेकिन प्रसाद युग में जो नाटक लिखे गए हैं वह ज़्यादातर मौलिक हैं। भारतेंदु जी ने हिंदी जो नाटक साहित्य को जो एक साहित्यिक भूमिका प्रदान की थी उसे कालांतर में जयशंकर प्रसाद जी ने पल्लवित और पुष्पित किया। प्रसाद जी खुद एक बहुमुखी प्रतिभा के विद्वान थे। आपने उपन्यास, कहानी, एकांकी और नाटकों में अपनी लेखनी चलाई है। प्रसाद जी का जो एक प्रमुख रोल रहा है हिंदी साहित्य में वह काव्य और नाटक में प्रमुखता से रहा है। इनका जितना महत्वपूर्ण काव्य क्षेत्र रहा है उतना ही महत्वपूर्ण इनका नाट्य क्षेत्र रहा है। जिस प्रकार से इनकी जो कविताएं हैं, नाटकों में भी इनका जो कविता का जो छायावादी एक टेस्ट है, नाटकों में भी हमें वही टेस्ट देखने को मिलता है। आपने अगर एक बार भी अगर आप जयशंकर प्रसाद जी के किसी भी लिटरेचर को आपने अगर पढ़ा हो, चाहे वो उपन्यास हो या कविता, तो आप नाटक पढ़ते ही कह देंगे कि ये प्रसाद जी का नाटक है। उनका एक अपनी एक शैली रही है, अपना एक टेस्ट रहा है। जयशंकर प्रसाद जी ने ज़्यादातर ऐतिहासिक नाटकों की रचना की थी और प्रसाद जी का दौर वह दौर था जिसमें जो भारत के जो एक युवा पीढ़ी थी उनके लिए एक आदर्शों की स्थापना करना एक प्रमुख लक्ष्य रहा था तत्कालीन लेखकों के लिए। ऐसे में प्रसाद जी ने एक सुंदर भूमिका अदा की थी। जो लेखक का दायित्व होता है कि वो अपने समकालीन समस्याओं का समाधान करता हुआ चले, तो प्रसाद जी ने ऐसा ही कार्य अपने नाटकों के माध्यम से किया है। क्योंकि जो पुरुष निराश थे, हताश थे, जिनके सामने कोई एक आदर्श नहीं था, ऐसे युवाओं, हताश और निराश युवाओं के सामने आदर्श प्रस्तुत करना, मैं चुनौती तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक ऐसा कार्य था जो एक क्रिएटिविटी का काम था जिसको हर किसी के द्वारा संभव न था। और इस दुष्कर कार्य को जयशंकर प्रसाद जी ने किया। जयशंकर प्रसाद जी ने अपने ऐतिहासिक जो नाटक हैं उनमें कुछ ऐसे सेलेक्टेड चरित्रों को लेकर आए जिनका एक बड़ा ही भव्य एक चरित्र रहा है। चाहे वो चंद्रगुप्त हो, ध्रुव स्वामिनी हो, अजातशत्रु हो,
या अन्य कोई बड़े प्रसिद्ध ऐतिहासिक चरित्र रहे हों। उन ऐतिहासिक चरित्रों के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने हमारे जो तत्कालीन युवा पीढ़ी थी और आज की भी जो युवा पीढ़ी है उनके सामने एक बहुत ही सुंदर चरित्र प्रस्तुत किए। मैं व्यक्तिगत रूप से प्रसाद जी के नाटकों को बार बार उनका एक आस्वाद लेकर पढ़ता रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छे उनके नाटक लगते हैं। उनके जो प्रसिद्ध नाटक हैं उनमें है राजश्री विशाख 1921 में लिखा गया था, अजात शत्रु 1922 में, कामना 1924 में, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 में, स्कंद गुप्त 1928 में, चंद्रगुप्त 1931 में, ध्रुव स्वामिनी 1933 में। इनकी प्रसिद्ध नाट्य रचनाएं हैं। प्रसाद जी के जो नाटक साहित्य है उसका जो पीरियड रहा है इतिहास का वह बौद्ध युग, मौर्य युग और गुप्त युग रहा है। आपने अतीत के गौरव के द्वारा अतीत के गौरव को हमारे सामने रखने का प्रयास किया और इसके लिए जो हिंदी साहित्य है वो आपका बड़ा ऋणी रहेगा। ध्रुव स्वामिनी आपका एक बड़ा ही प्रसिद्ध नाटक है जिसमें स्त्री का जो एक बेमेल विवाह है उसकी समस्या को सामने रखने का प्रयास किया गया है। और मैं समझता हूँ कि प्रसाद जी ने ऐसे समय में यह विषय रखा था जब इस टॉपिक की या इस बिंदु की, इस विषय की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि स्त्री को भी अपने बेमेल विवाह पर असहमति का एक अधिकार है। स्त्री विमर्श पर जो चर्चा करते हैं उनके लिए एक बड़ा सुंदर ये नाटक है मेरे विचार से, क्योंकि ध्रुव स्वामिनी अपने बेमेल विवाह से असहमति प्रकट करती है और ये एक बड़ा क्रांतिकारी नाटक रहा है। चंद्रगुप्त नाटक बड़ा ही खूबसूरत नाटक है और अपने एक सुंदर इतिहास को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, चाहे स्कंद गुप्त हो या अजात शत्रु हो, बड़े ही अच्छे नाटक हैं। जयशंकर प्रसाद जी के समकालीन अन्य नाटककार भी रहे थे जिनका मैं जिक्र आगे कर रहा हूँ। उनमें एक है लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने प्रसाद युग के अंतर्गत ही अपने नाट्य साहित्य में अपना योगदान दिया। आपकी जो नाट्य कृतियाँ हैं उनमें सन्यासी, राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात है आदि। और आपके कुछ ऐतिहासिक नाटक भी हैं जिनमें गरुड़ ध्वज, वत्सराज, दशाश्वमेध और वितस्ता की लहरें। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने नाटक के क्षेत्र में अपनी पैनी लेखनी तथा प्रगल्भ विचारों से अनेक मौलिक प्रयोग किए जिनका मैं यहाँ विस्तार से विवेचन करना उचित नहीं समझता, क्योंकि हमारे जो वीडियो की एक लिमिटेशन है। मैं डिटेल्स में और भी वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल मैं इन वीडियो को छोटा कर रहा हूँ और चूँकि जो कोरोना पीरियड है उसमें यह ऑनलाइन क्लासेज चलेगी, ऐसे में वीडियो लगातार आते रहेंगे। तो अगला जो बिंदु है, जो लेखक है हमारे हैं उपेंद्र नाथ अश्क। नाटक के विकास में उपेंद्र नाथ जी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आपने अपनी लेखनी से इस नाट्य साहित्य को और अधिक विकसित करने का प्रयास किया। आपकी शैली सबसे अलग और विशेष भी है। आपने अपने नाटकों में नारी समस्या को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हालांकि नारी समस्या को भारतेंदु काल में और जयशंकर प्रसाद जी ने भी किया है। आपकी जो नाट्य कृतियाँ हैं उनमें स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, अलग अलग रास्ते, अंजो दीदी, अंधी गली, कैद, उड़ान तथा जय पराजय आदि महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। उदय शंकर भट्ट जी ने की जो प्रमुख नाटक कृतियाँ हैं उनमें है राधा, अंतहीन, मुक्तिपथ, ये प्रसिद्ध है। मुक्तिपथ में महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र को कथा का आधार बनाया है। शक विजय में ब्राह्मण और जैन
संघर्ष का चित्रण है। कालिदास, मेघदूत, विक्रम मौर्यवंशीय, क्रांतिकारी आदि भी आपके नाटक हैं। क्रांतिकारी में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन और उसके बाद की समस्याओं का चित्रण है। आपकी जो नाटक के जो विषय हैं, आपने विविध विषयों को आपने अपने नाटकों में समाहित करने का प्रयास किया है। उदय शंकर जी अधिकतम प्राचीन ऐतिहासिक कथाओं से प्रभावित रहे हैं और कुछ नवीन संदर्भों को भी अपने नाटकों में प्रस्तुत किया है।